नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूँ की खेती लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है और इस समय तैयारी हो रही है दूसरी सिंचाई की, तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा देख लें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरी सिंचाई पर कौन-कौन से फर्टिलाइज़र डालें, जिससे कि कल्लों की संख्या भी बढ़े और साथ में उत्पादन भी बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, ये जो 40 से 45 दिन की जब फसल होती है, तो ये गेहूँ की टिलरिंग स्टेज कहलाती है। यानी इस समय इसमें इस पौधों में से कल्ले निकलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए ज़रूरत होती है इस समय कुछ न्यूट्रिएंट्स की, यानी कुछ फर्टिलाइज़र की। तो किसान भाइयों, जैसे ही हम पहली सिंचाई करना चाहते हैं तो इस समय हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कुछ फर्टिलाइज़र डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, पहले हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है नाइट्रोजन, जिसकी पूर्ति हो जाती है यूरिया से। किसान भाइयों, जब हम सिंचाई करें तो उसमें 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई से पहले डाल दें। यानी कल सिंचाई करनी है तो आज इसमें हम यूरिया डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेंगे। किसान भाइयों, नाइट्रोजन जो होता है पत्तियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और खास साथ जो ग्रीनीश मतलब पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसमें भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए यूरिया ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे किसान भाइयों, अगर खेत में आपके पोटाश कमी होती हुई दिखती है, आपने अगर मृदा चेक कराई है, मिट्टी चेक की है और उसमें आप देखते हैं कि पोटाश की कमी है, तो आपको 20 से 30 किलोग्राम एमओपी लेना है, यानी म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट। ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। यानी अगर आप ले रहे हैं सिर्फ 1 एकड़ के हिसाब से तो 15 से 20 किलो आप ले सकते हैं एकड़ में। पोटाश जो है पौधों को मजबूती देता है और फसल को ठंड के प्रति सहनशील बनाता है, क्योंकि इस समय कोहरा पड़ रहा है, ठंड भी पड़ रही है, तो आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी लाभदायक होता है। किसान भाइयों, दूसरी बात होती है जिंक। जिंक और सल्फर, अगर आपने पहली सिंचाई में नहीं डाली है, तो ये सही समय है। इस समय आप जिंक और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिंक की कमी से खेतों में अगर जिंक की कमी है अगर खेती में, तो आपको 5 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है 1 एकड़ में और ये भी आप यूरिया के साथ में मिला करके इसको डाल सकते हैं। जिंक की कमी से पौधों में जो कल्ले होते हैं वो भी वृद्धि होती है, साथ में उत्पादन क्षमता यानी एंड तक इसको बनाए रखता है। किसान भाइयों, सल्फर की अगर कमी की बात करें, अगर आपको लगता है कि सल्फर हम पहली सिंचाई में नहीं डाल पाए, तो इस समय आप सल्फर भी ले सकते हैं और सल्फर को भी लगभग 15 से 20 किलोग्राम जिप्सम 1 एकड़ के लिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जिंक और सल्फर की जब पूर्ति कर लेंगे तो आपका गेहूँ में जो टिलरिंग है यानी कल्ले हैं वो बहुत शानदार निकलेंगे। इसके अलावा इस समय ही अगर सही न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा तो उत्पादन आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा। किसान भाइयों, ये ध्यान रखें कि इनको सिंचाई लगाने से 1 दिन पहले आप इसको छिड़काव ज़रूर कर दें खाद की बिखेर विधि के द्वारा, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया था इससे पहले एक वीडियो में कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें स्प्रे कब करना चाहिए, सही समय क्या है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, इसको जाकर के देख लें। किसान भाइयों, अगर आप 35 दिन की फसल पर अगर खरपतवार नियंत्रण का स्प्रे कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करा है, तो दूसरी सिंचाई के बाद खरपतवार नियंत्रण जैसे कि उसमें कुछ बथुआ हो जाता है, कंकी हो जाती है, गुल्ली-डंडा जैसी घासें हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इस समय जो है खरपतवार नाशक जैसे कि आपको 2,4-D ले लेना है या फिर क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल का छिड़काव अपने खेत में कर देना है। किसान भाइयों, स्प्रे के लिए आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़रूरी बातें बताई गई हैं। तो इस तरीके से आप किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण ज़रूर कर लें, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा हो जाने से हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है। तो आप जो है इस स्प्रे को करके अपना खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आप फसल की उपज बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कुछ सुझाव मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ बायो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बायो फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका जैविक यानी मृदा पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो आप इन बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र में जैसे कि ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या एज़ाटोबैक्टर और ये बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने गेहूँ की खेती में कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर पौधों का रंग पीला पड़ रहा है
और तो इसके लिए आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग से और देने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे कि जिंक होता है, जिंक तो हमारी पूर्ति हो ही जाएगी। इसके अलावा आयरन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि हमारा गेहूँ पीला पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपना दूसरी सिंचाई के समय सही से इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने के अलावा खरपतवार नियंत्रण भी कर लेते हैं, तो आपका गेहूँ की खेती में कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कल्लों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों तक मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करा करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।